प्ले करिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द इंडिया क्लासेस। देखिए, वाइटामिन्स और मिनरल्स का जो हम पार्ट पढ़ रहे थे उसमें वाइटामिन्स पार्ट तो कंप्लीट हो गया था। अब मिनरल्स और मिसलेनियस में अन्य टॉपिक्स भी आएंगे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे वो मिनरल्स ले लेंगे। मिनरल्स के बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम अदर बायोमोलिक्यूल्स ले लेंगे। तो आज हम देखते हैं इसमें मिनरल्स, ठीक है। देखिए, मिनरल्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में क्या है? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है। इस फॉर्म में होते हैं एलिमेंट्स में, आयंस के फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में, या तो एलिमेंट्स के फॉर्म में। सर एक चौक और भी दीजिएगा, इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स एंड आयंस के फॉर्म। तो एलिमेंट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, आयंस के फॉर्म में हो सकते हैं। ज़्यादा मिनरल्स खनिज तत्व इसे हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक होते हैं, और मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर माइनर एलिमेंट्स एज वेल एज द ट्रेस एलिमेंट्स। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स में। Now the minerals are differentiated into the minor elements as well as trace elements. Minor elements and trace elements. देखिए, दोनों की ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। माइनर मीन्स भी कम होता है, ट्रेस मीन्स होता है अल्प। तो माइनर मीन्स यहाँ पर हो गया अल्प मात्रा, ट्रेस में होता है यहाँ पर अति सूक्ष्म मात्रा। ऐसे मिनरल्स जिनकी बहुत कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा माइक्रोग्राम के अमाउंट में एसेंशियल की होती है, आवश्यकता होती है, दे आर कॉल्ड द ट्रेस एलिमेंट्स। और जिन मिनरल्स की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, दे आर कॉल्ड द माइनर एलिमेंट्स। तो मेजर फॉर्म में किसी की आवश्यकता नहीं होती, माइनर और ट्रेस के फॉर्म में होती है। इसमें आपका माइनर एलिमेंट्स के रूप में क्या क्या आ सकता है? जैसे आपका इसमें पोटेशियम आ सकता है, कैल्शियम आ सकता है, मैग्नीशियम आ सकता है, फास्फोरस आ सकता है, सल्फर आ सकता है, सोडियम आता है इसमें, क्लोराइड के फॉर्म में क्लोराइड आ सकता है, ठीक है। फिर अब आते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। तो ट्रेस एलिमेंट्स के फॉर्म में कौन कौन से मिनरल्स आ सकते हैं यहाँ पर? यह आपका कोबाल्ट आ सकता है, कॉपर आ सकता है, जिंक आ सकता है, फिर क्रोमियम आ सकता है। क्रोमियम के अलावा आपका सेलेनियम एक एलिमेंट होता है, सेलेनियम आ सकता है, फ्लोराइड के फॉर्म में आ सकता है। यहाँ पर एक और रह गया अभी, पोटेशियम कैल्शियम में आयरन, ठीक है। तो दीज आर द माइनर एंड दीज आर द ट्रेस एलिमेंट्स। तो हम एक एक को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, पहले लेते हैं यहाँ पर माइनर एलिमेंट्स। तो आपको पता है कि कैल्शियम और फास्फोरस होता है, मेनली किसके लिए होता है? बोन्स की फॉर्मेशन के लिए। नाउ कैल्शियम, आपको सोर्सेस पता है इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मिडिल लैमेला।
क्या होता है मिडिल लेमेला? इज द मिड पॉइंट बिटवीन द टू सेल वॉल्स ऑफ द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो सेल है उसके सेल वॉल के बीच में पॉइंट होता है मिडिल लेमेला, एज वेल एज इन द फॉर्म द कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में ये एसेंशियल होता है। इसके अलावा क्या हेल्प करता है यहाँ पर? हेल्प्स इन बोन सेल की फॉर्मेशन एंड टीथ फॉर्मेशन। दांत और हड्डियों के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी होती है? टेटानी डिसीज कॉज होती है। तो टेटानी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी। टेटानी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी। नाउ phosphorus is the next trace elements किस फॉर्म में यूज होता है? द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। अगर आप देखें यहाँ पर इज द बेसिक या इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एटीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इज आल्सो कॉल्ड द एनर्जी करेंसी। ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। बॉडी में जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है वो स्टोर होता है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, एज वेल इन द फॉर्म द एडीपी। सेम नाम है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पर डाई लगा देंगे, दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, एज वेल इन द फॉर्मेशन ऑफ द एएमपी इज आल्सो कॉल्ड द एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो फॉस्फेट बॉन्ड में हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं तो फॉस्फेट ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एडेनोसिन में एडेनिन बेस जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एटीपी है, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट की मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो एटीपी के फॉर्म में, एडीपी के फॉर्म में, एएमपी के फॉर्म में, तीनों में फॉस्फोरस एसेंशियल होता है, एज वेल एज इन द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए एंड आयरन। आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ। bones and as well as टेटानी डिसीज caused due to the deficiency of the phosphorus. Now the sodium किस फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है? इन द फॉर्म ऑफ द साल्ट, NaCl के फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। इस फॉर्म में आपके लिए बॉडी के लिए यूजफुल होता है, हम लोग यूटिलाइज करते हैं। और किस काम आता है? यहाँ पर जो भी हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स कंडक्शन है, तो जो नर्व कंडक्शन हो रहा है, इससे मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, एज वेल एज इन द बीपी, हेल्प इन द ब्लड प्रेशर। तो Na और Cl दोनों एक दूसरे के साथ इसेंशियल रूप से काम आते हैं। दोनों का सोर्स NaCl है और दोनों यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं, पीएच बैलेंस, वाटर बैलेंस करते हैं, H2O बैलेंस। और किसमें है? यहाँ पर ब्लड प्रेशर को। Now coming to the iron, that the essential trace element iron किस फॉर्म में होता है? फेरस आर फेरिक स्टील, फेरस आर फेरिक। आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं आप। यहाँ पर वैलेंसी 2 होती है तो फेरस 3 होती है तो फेरिक कहते हैं। तो आयरन क्या है? इसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है पता है आपको? ग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, दिस इज द ग्लोबुलर प्रोटीन एंड ही मींस आयरन, दिस इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन है एंड इट इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए इसेंशियल होता है, प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। तो हमारा जो आरबीसी होता है उसका शेप कैसा होता है? दैट इज द बाइकॉन्केव, ठीक है, हो गया मतलब ह्यूमन बीइंग्स में। तो बाइकॉन्केव आरबीसी में हियर द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। अगर एनी डिस्टर्बेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन तो इसमें दो चेन होती है, 2 अल्फा चेन एज वेल एज 2 बीटा चेन। अगर इसमें कोई एब्नॉर्मेलिटी होती है दैट इज कॉल्ड द सिकल सेल एनीमिया, एक डिसीज है, उसे कहते हैं
हसिया कारुधिराणु, ये जेनेटिकल डिसीज है इन विच द आरबीसी बिकम्स द सीक्रेट शेप। हमारा जो आरबीसी का शेप है वो हसिया की तरह हो जाता है ड्यू टू द डिफेक्ट इनटू द बीटा प्रोटीन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो ये यहाँ पर जो जेनेटिकल डिसीज है तो क्यों हो रही है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं हो रहा, प्रोटीन का यहाँ पर डिसऑर्डर हो रहा है, इस कारण से सिकल सेल एनीमिया होता है। तो हमारा जो आयरन होता है, इसके अलावा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इस एंजाइम में भी कोफैक्टर की तरह वर्क करता है हमारा आयरन। इसलिए अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आयरन की टैबलेट्स दी जाती है जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती है, खास तौर से प्रेग्नेंट मदर्स को दी जाती हैं ताकि उनमें जो आरबीसी काउंट है या हीमोग्लोबिन काउंट है वो नॉर्मल रहे। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट होता है इन ह्यूमन बीइंग्स दैट इज द 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। हम लोग नॉर्मली कह देते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन 14 है, 14 क्या है, इट इज द 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। इट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज टू द हेल्दी मैन। अब अगर हम यहाँ पर इन्फेंट्स में देखते हैं तो ये जो हमारा 16 से 18 ग्राम तक जा सकता है, मैक्सिमम 16 होता है बट मेनली 18 ग्राम पर 100 ml इन द इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में जो हेल्दी बच्चे होते हैं। अगर 12 से कम हो रहा है हीमोग्लोबिन काउंट पर 100 ml में, दैट इज कॉल्ड द एनीमिया। एनीमिया को हिंदी में कहते हैं रक्तहीनता। रक्तहीनता का मतलब रक्त की कमी होना, रक्त की कमी होने का मतलब है आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज काउंट कम हो रहा है। जब हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाएगा तो आपको पता है कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है दैट कैरी द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट द कंपाउंड या चेंज टू द कंपाउंड कॉल्ड द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इट इज द ऑक्सीहीमोग्लोबिन और ये क्या, इट इज द रिवर्सिबल बॉन्ड। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है दैट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन और जैसे ही हमारी सेल तक पहुंचता है तो ये फिर से डिकम्पोज हो जाता है टू द हीमोग्लोबिन एज ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट इनटू द सेल्स। और फिर बॉडी में सेल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। 38 ATP इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ द 1 मोल ऑफ द ग्लूकोज। और बोर्ड जो है बहुत रफ है बोर्ड ये। एक्चुअली क्लासेस इस समय अवेलेबल नहीं है, सब जगह यहाँ पे क्लास चल रही है तो एक ही 2 क्लास बचे हुए हैं। पोटेशियम, ये पोटेशियम है, इट हेल्प्स इन द स्टोमेटल ओपनिंग प्रोसेस। स्टोमेटा आप जानते हैं रंध्र को कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने, रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए पोटेशियम एसेंशियल होता है। और आपको पता है कि जो पोटेशियम है यहाँ पर, तो स्टोमेटा जो है दीज आर द लीफ and the various fine pores present into the aerial parts of the leaf is called the stomata and it is help in the evaporation of the water। तो जो यहाँ से वाटर होता है, evaporate होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके कारण से ही यहाँ पर क्या होता है, ascending of water या ascent of sap, जो जल ऊपर चढ़ रहा है due to the evaporation of the water from the stomata। तो प्लांट्स के एरियल पार्ट में जो स्टोमेटा होते हैं उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए पोटेशियम एसेंशियल होता है। जिस समय ब्राइट लाइट होती है, डे टाइम होता है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और जो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तो लॉट ऑफ वाटर ओजेज आउट फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द लीफ। तो थाउजेंड्स ऑफ स्टोमेटा होते हैं पर लीफ में। तो यहाँ तक देखा गया है कि एक यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पर 50,000 तक स्टोमेटा हो सकते हैं। ऐसा कोई काउंटिंग फिक्स नहीं है। तो रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए पोटेशियम एसेंशियल होते हैं एज वेल एज आल्सो एक्ट एज द कोफैक्टर फॉर वेरियस एंजाइम्स। अनेक एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करता है ये। नाउ वी कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द फ्लोरीन।
फ्लोराइड की फॉर्म में एसेंशियल होता है, और जो सोर्स होता है वो ड्रिंकिंग वाटर होता है। सोर्स क्या है? वाटर। एज वेल एज यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर सी एनिमल्स, मैराइन एनिमल्स कह सकते हैं, जैसे प्रॉन वगैरह जो हम लोग खाते हैं, या बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो खाते हैं, उसमें हो सकता है ना। हाँ, तो फ्लोराइड आपको बाहर रखे, ये क्या होगा यहाँ पर, ये इसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ मेंटेनेंस। And due to the deficiency of the fluorine, due to its deficiency, the bones and teeth, many teeth, become malfunctioning. ठीक है, and डेफिशिएंसी के साथ साथ एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, excess of fluorine leads to disease called fluorosis। जब excess होता है तो disease होती है that is called fluorosis, in which the teeth become deformed as well as मोटेलिटी, मोटेल में चिपकबरे हो जाती है, दांतों में स्पॉट आने लगता है, मोटिंग हो जाती है यहाँ पर फ्लोरीन। अब मिसलेनियस में फ्लोरीन के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बायोमॉलिक्यूल्स में। विटामिन आपका पहले हो चुका है, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। देखिए बायोलॉजी में सब जितने भी वर्ड्स हैं वो या तो लैटिन है या फिर ग्रीक वर्ड है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन मीन्स होता है कार्बन, जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश नेम उसमें सबका अर्थ छिपा हुआ है, एंड हाइड्रेट मीन्स होता है H2O। These are the biomolecules in which the ratio of carbon, hydrogen and oxygen is 1:2:1। ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होगा, दैट इज कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द सैकराइड। सैकराइड इज मेड ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड द सैकरॉन। आज जो वर्ड यूज करते हैं शुगर, इसी का प्रोनाउंसिएशन है सैकरॉन इज शुगर, एंड शुगर मींस स्वीट इन टेस्ट, स्वीट मीठे स्वाद का जो अनुभव करता है, दैट इज कॉल्ड द सैकरॉन, आल्सो कॉल्ड द सैकराइड, आल्सो कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हमको रेशियो देखना है, द रेशियो बिटवीन द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:2:1 इज नोन एज द कार्बोहाइड्रेट, एज वेल एज इट इज आल्सो नेम्ड एज द सैकराइड ड्यू टू द स्वीट इन टेस्ट। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में इज द वेरियस कैटेगरी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सैकराइड की फॉर्म में इसको क्लासिफाई किया गया है। This is the monosaccharide, monosaccharide short form, oligosaccharide as well as polysaccharide। Mono means one, there is one unit of sugar, sugar की केवल एक यूनिट है, that is called the monosaccharide, in which the carbon atoms may be 3 to 7, 3 से 7 कार्बन एटम के जितने भी यहाँ पर सैकराइड होंगे वो क्या कहलाएगा, मोनोसैकराइड। एग्जांपल, अगर 3 कार्बन का है दैट इज कॉल्ड द ट्राइओज। कितने कार्बन का है, 3 का। 4 कार्बन का है दैट इज कॉल्ड द टेट्रोज, 4 कार्बन का। 5 कार्बन का है दैट इज कॉल्ड द पेंटोज, 5 कार्बन। अगर
6 कार्बन क्या है, दैट इज कॉल्ड द हेक्सोज। हेक्स माने 6, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है मोनो डाई ट्राई टेट्रा। तो आप देखिए हमारे कोर्स में क्या पेंटोज और हेक्सोज है। तो 5 कार्बन का जो एग्जांपल है यहाँ पर दैट इज द राइबोज। अब आपको पता है जो राइबोज शुगर होती है दैट इज प्रेजेंट इन द आरएनए, किसमें पाई जाएगी, इन आरएनए, एज वेल एज डीऑक्सीराइबोज इसमें पाई जाएगी इन द डीएनए। अब राइबोज का अगर आपसे कोई फार्मूला पूछे तो आपको ये बेसिक फार्मूला याद रखना है, CH2O। तो आप देख लीजिए अगर 5 कार्बन का जो C5 है, H कितने होंगे, N होंगे और वो होगा 5। दैट इज द फार्मूला ऑफ द राइबोज 5 शुगर एज वेल एज डीऑक्सीराइबोज। डी माने होता है डिहाइड्रेशन, डी माने निकलना, और ऑक्सी माने किसका निकलना, ऑक्सीजन का। तो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी अगर, तो हो जाएगा C5H10O4। This is the formula of the deoxyribose sugar which is present in the DNA। इसी के नाम में नाम पड़ा है इसका DNA का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबो ये है, तो बाद में केवल न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोज शुगर। अगर आप स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर शुगर का, इज द 5 कार्बन शुगर, इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, इज द फिफ्थ कार्बन। ठीक है, कार्बन हमेशा ये नंबरिंग होती है, हमेशा कार्बन को होती है। तो आपको C5 दिख रहा है। जो हाइड्रोजन आपको टैली करने हैं तो सब में HOH लगा होगा, इसका H H H यार इस नंबर पर H, इस नंबर पर CH2। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए कार्बन। हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऑक्सीजन है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और यहाँ ऑक्सीजन। This is the structure of the ribose sugar, and in the case of the deoxyribose, the second number of oxygen is removed out. This is the formula of the deoxyribose. Okay. अब हम आते हैं हेक्सोज में। 6 कार्बन की शुगर, it is the most important sugar present in the body as well as universal all the organisms। सभी जीवों के लिए सबसे एसेंशियल होता है। इसका जो एग्जाम्पल है क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही यहाँ पर कितने कार्बन के, 6 कार्बन के हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, हम लिख सकते हैं C6H12O6। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। क्यों? इन द केस ऑफ द ग्लूकोज द एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, CHO ग्रुप, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है एल्डिहाइड ग्रुप। एंड इन द केस ऑफ द फ्रक्टोज कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट। मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, जनरल बायोकेमिस्ट्री। दिस इज द कीटोन ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट इनटू द फ्रक्टोज एंड दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इनटू द ग्लूकोज। केवल उनके अरेंजमेंट में, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में अंतर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो हमने मोनोसैकेराइड पढ़ लिया, शुगर की 1 यूनिट होती है, कार्बन की संख्या 3 to 7 होती है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज भी होता है सेम कार्बन का, लेकिन हमारे कोर्स में 2 है, पेंटोज एंड हेक्सोज। नाउ वी कम इनटू द ओलिगोसैकेराइड्स। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और जगह हो जाएगा। नाउ द ओलिगोस। अब आप देखिए ग्रीक वर्ड है ओलिगो मींस होता है फ्यू, और सैकरॉन माने शुगर। शुगर की कई यूनिट है, कार्बन नहीं, शुगर यहाँ शुगर 1 यूनिट। देयर आर 2 to 10 यूनिट्स ऑफ द सिंपल शुगर। ठीक है, अगर 2 यूनिट जुड़ती है दैट इज कॉल्ड द डाइसैकेराइड। Disaccharide is 2 units of the simple sugar. Trisaccharide 3 unit joined together of the simple sugar. हमारे कोर्स में केवल disaccharide। The example of the disaccharide is sucrose। इसका एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड का। किससे मिलकर बना है देखिए, this is the glucose C6H12O6।
प्लस C6H12O6। जो सुक्रोज बना हुआ है वो 2 यूनिट है, एक है ग्लूकोज की एंड दिस इज द फ्रक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। व्हेन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जॉइन टुगेदर द वन मॉलिक्यूल वाटर इज रिलीज्ड डिहाइड्रेशन, और क्या बन जाएगा? सुक्रोज बन जाएगा। फॉर्मूला देखिए C12H22OH। आप देख लीजिए C12H22, 12 2 ऑफ 24 होता है, 2 निकल गए 22 और O11, ये 6 है तो O11। This is the formula of the sucrose, also called the table sugar। जो हम आज शुगर खा रहे हैं अपने घर पर, शक्कर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर नामकरण किया, वो टेबल में बैठ के खाते थे, नाम रख दिया टेबल शुगर। तो सुक्रोज इज द एग्जाम्पल ऑफ द डाइसैकेराइड। अब अगर हम दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? दैट इज कॉल्ड द माल्टोज। एक और शुगर है डाइसैकेराइड में, हम केवल एग्जांपल पढ़ लेंगे। एग्जांपल माल्टोज इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड, इट इज आल्सो कॉल्ड द माल्ट शुगर। माल्ट आप जानते हैं, जौ को कहते हैं, जो अंकुरित जौ होता है उसमें जो शुगरी पार्ट होता है, मीठा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द माल्ट शुगर एज वेल एज द लैक्टोज। ये किससे बनता है? इस मेड अप ऑफ द ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और इसको कहते हैं मिल्क शुगर। दूध में जो प्राकृतिक मिठास होती है, नेचुरल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज शुगर, तो ये लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं, सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। तो यहाँ पर मिल्क में जो मीठापन होता है वो लैक्टोज होता है, जो प्रोटीन होता है यहाँ पर उसको कहते हैं केसीन। मैं आपको केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसमें ऐड नहीं करना है वर्ड में। इज द केसीन प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क और दिस गिव्स द येलोनेस टू द मिल्क। इसी कारण से दूध में पीलापन दिखाई देता है। तो गाय का दूध आप देखिए हल्का पीला होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मोर प्रोटीन इन कंपैरिजन टू द इसमें बफेलो मिल्क। तो बच्चों के लिए गाय का दूध ही उपयोगी होता है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा फैट नहीं चाहिए। भैंस के दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, बच्चों को ज़्यादा फैट नहीं, क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए फॉर द ग्रोथ, इसीलिए उसमें केसीन होती है। सो द काउ मिल्क इज मोर सुपीरियर देन द बफेलो मिल्क फॉर द चिल्ड्रंस। अगर हमको क्या बनाना है, यहाँ पर घी बनाना है, तो उसके लिए बफेलो मिल्क ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। Now coming the next category is called the polysaccharide। polysaccharide, आपको नाम से समझ में आ रहा है, पॉली मीन्स मैनी, पॉलीथीन नाम सुना है ना, वेरियस एथीन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलीथीन बन जाता है। यहाँ पर पॉलीसैकेराइड में पॉली मीन्स मैनी एंड सैकेराइड मीन्स शुगर। शुगर की बहुत सारी यूनिट, मैनी का मतलब मोर देन, यहाँ पर कितनी थी? 10। Here the 11 to infinite units of the sugar join together to make the polysaccharide, and the bond between the carbohydrates called the glycosidic bond। ये जो वेरियस शुगर जुड़ी होती है इसको कहते हैं, जिस बॉन्ड इससे उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब प्रोटीन बनता है तो उसमें जो यहाँ पर बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड द एमाइड पेप्टाइड बॉन्ड, उसको एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब उसको नेक्स्ट लेसन में और डिटेल में लेंगे। तो पॉलीसैकेराइड में 11 से 5 यूनिट। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड द सेलुलोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कई थाउजेंड मॉलिक्यूल्स आपस में रोल कर जाते हैं। जैसे आपने देखा है कि मशीन की जो रील होती है धागे की, तो क्वाइल्ड फॉर्म में होती है। धागा जो है क्वाइल्ड फॉर्म में लिखा होता है, तो कम जगह पर बहुत सारा थ्रेड या धागा इकट्ठा हो जाता है, जस्ट लाइक द क्रोमोसोम। तो हमारी बॉडी में न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है, जिसमें क्रोमेटिन फाइबर्स वेरियस टाइप्स क्वाइल्ड करते हैं और उसे सुपर सोलेनॉइड मॉडल कहते हैं। उसी प्रकार से रील का धागा बराबर क्वाइल्ड होता है, तो कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो हमारी बॉडी में चूंकि स्टोर हाउस में कैपेसिटी कम है, तो हमको इस फॉर्म में मटेरियल को स्टोर रखना है कि वो क्वाइल्ड फॉर्म में बहुत छोटे से स्पेस में आ जाए। आपको पता है कि सेल बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, फिर उसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। अगर यहाँ पर सेलुलोज देखें तो यहाँ पर जो ग्लाइकन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्वाइल्ड फॉर्म में होते हैं और कई थाउजेंड मॉलिक्यूल लिखे होते हैं। अब सेलुलोज इज द
द पॉलीसेकेराइड विच इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द प्लांट्स। प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है एंड सबसे ज्यादा मात्रा में वर्ल्ड में पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लांट्स ही है, मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं इन द वर्ल्ड। संसार में सर्वाधिक मात्रा में अगर पाया जाने वाला कोई पॉलीसेकेराइड है या कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो क्या है, सेलुलोज। सेलुलोज के बाद हम एग्जाम्पल पूछते हैं स्टार्च। इसको हिंदी में मंड कहते हैं। इट इज देख रहे हैं ये जो स्टार्च है, मंड है, ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जो संरचना बना रहा है, सेल वॉल बना रहा है ऑफ द प्लांट सेल एंड दिस इज द कैसा है यहाँ पर स्टोर हाउस। जो एनर्जी क्रिएट करता है वो स्टार्च करता है। तो प्लांट्स में जो यहाँ पर स्टोर्ड पॉलीसेकेराइड है, स्टोर्ड जो एनर्जी दे रहा है दैट इज कॉल्ड स्टार्च, मंड, सामान्य भाषा में माड़ी कहते हैं। मार्केट में एक रिवाइव का पैकेट आता है, रिवाइव, उसे सूती कपड़ों में कलफ देने के लिए यूज करते हैं। जो कपड़े होते हैं थोड़े क्या होते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, तो ये जो माड़ी है वो यही है। तो जब आप आलू या चावल को धोते हैं, मोस्टली स्टार्च किसमें पाया जाता है, पोटैटो में मोस्टली, और किसमें पाया जाता है, राइस में, चावल में, आलू में। जब आप इसको धोते हैं काट करके आलू को, तो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है दैट इज कॉल्ड द स्टार्च, मंड या माड़ी। ये क्या है, स्टोर्ड पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप बनता है और स्टोर हो जाता है। स्टोर हो सकता है रूट के फॉर्म में, स्टेम के फॉर्म में, किसी फॉर्म में स्टोर हो सकता है और क्या देता है, एनर्जी देता है। इज आल्सो पॉलीसेकेराइड एज वेल एज द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड द एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च। इसका मतलब है कि पौधों में रिजर्व फूड ये है स्टार्च, ठीक, और एनिमल में रिजर्व फूड क्या है, ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में जो लीवर होता है, हमारा लीवर और मसल्स, ये जो हमारी मसल्स हैं, इन सब में रिजर्व फूड के फॉर्म में ग्लाइकोजन स्टोर है। लेकिन आपने बुक में पढ़ा होगा हमेशा कि हमको ग्लूकोज एनर्जी देता है। आप सोचे होंगे कि ग्लूकोज देता है और यहाँ पर एक ग्लाइकोजन लिखे हुए हैं। ग्लाइकोजन इज द पॉलीसेकेराइड है और क्या है, जैसे वेरियस ग्लूकोज, ये सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस तरह से आपको आइडेंटिफाई, कम स्पेस में बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन, और इस फॉर्म में एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाएगी या फूड ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के ऊपर समझ सकते हैं कि आपको कहीं जाना है तो आपके घर में कपड़े पड़े हुए हैं, तो बिना प्रेस किए हुए कपड़े अगर आप सूटकेस में रखेंगे तो ज़्यादा जगेंगे। आप उसको आयरन कर दें, प्रेस कर दें और सिस्टमेटिक लगा देते हैं, चाहे बुक्स हो चाहे कपड़े हो, तो कम स्पेस पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द ग्लाइकोजन। अब हमारे जो ग्लाइकोजन है बॉडी में, वो स्टोर हाउस के फॉर्म में लीवर है और क्या है, मसल्स, इन दो फॉर्म में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। और जो ग्लूकोज होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, परपोषी। हम लोग फूड बना नहीं सकते, हम कहते हैं खाना बना रहे, नहीं। यहाँ पर फूड को मैन्युफैक्चर करने का काम केवल प्लांट्स का है, हेटेरोट्रॉफ का है। हम लोग केवल फूड को पका सकते हैं, कुक करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो हम लोग हेटेरोट्रॉफ हैं। तो प्लांट से जो एनर्जी ली हमने, ठीक है, डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द लीवर and muscles. This process is called the glycogenesis. केवल टर्मिनोलॉजी आप समझ लीजिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जेनेसिस माने होता है फॉर्मेशन और ग्लाइको माने ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोज फ्रॉम द ग्लूकोज, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनेसिस and it takes place into the liver and the muscles. Via this process the lot of energy get available. Via this process lot of energy is stored. अब क्या होगा, हमारी बॉडी में लीवर और मसल्स में एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो गया। जिस समय हम फास्ट रहते हैं या हमको फूड नहीं मिला, ठीक है, अब क्या होगा, हमको एनर्जी की कमी होगी, ग्लूकोज ब्लड में खत्म हो गया, हमको क्या है, वीकनेस आने लगी। देन दिस ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज
ठीक है, इट टेक्स प्लेस, और ये क्या कहलाएगा, दैट इज देन इट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनोलिसिस। बायोलॉजी में लिसिस या लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन, क्या होना, तोड़ना। तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये भी लीवर का ही कार्य है। ये आप समझ लीजिए कि बॉडी में लीवर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अगर हार्मोनल लेवल पर देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स फॉर दिस फंक्शन। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द इंसुलिन हार्मोन। हमारी बॉडी में पेंक्रियाज जो अग्न्याशय पार्ट है वो एक हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज। और एक हार्मोन होता है यहाँ पर ग्लूकेगान, वो स्टार्विंग के समय जब भूखे मर रहे हैं या फिर जिस समय एनर्जी कम हो गई है या फास्ट रह रहे हैं उस समय ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हार्मोन रिस्पांसिबल। अब जब पूरा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तब तक हमको एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। हमको भूख भी लग रही है तो हमारी बॉडी का ग्लाइकोजन हमको एनर्जी दे रहा है, बट ऑल द ग्लाइकोजन इज वॉश्ड आउट इन 24 to 48 आवर्स। 2 दिन में पूरा ग्लाइकोजन बॉडी का जो स्टोर हाउस से खत्म हो जाता है। हमको फिर वीकनेस आ रही है क्योंकि हमको फूड नहीं मिल रहा है। तब क्या होगा, हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर है, कहाँ स्टोर है, बीनीथ द स्किन, दिस कॉल्ड आल्सो द एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में जो हमारा फैट स्टोर है स्किन के नीचे उसको कहते हैं यहाँ पर सबक्यूटेनियस फैट। अब ये फैट कन्वर्ट होगा इनटू द ग्लूकोज। द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द फैट इज कॉल्ड द ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप समझिए, नियो माने नए तरीके से, जेनेसिस माने बनना, किसका बनना, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का नए तरीके से मतलब ग्लाइकोजन से नहीं, अदर देन द ग्लाइकोजन फैट्स। यही कंडीशन होती है प्रोटीन। तो पहले बॉडी में पूरा ग्लाइकोजन वॉश्ड आउट होता खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर फैट डिसॉल्व होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ऊर्जा देता है। 8 से 10 दिन तक फैट हमारी बॉडी का एनर्जी दे सकता है। अगर वाटर मिलता है तो डेथ नहीं होगी। इसके बाद हमारी बॉडी में जो मसल्स है, देख रहे हैं जो मसल्स हैं, प्रोटीन है, द प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड द ग्लूकोनियोजेनेसिस। नए तरीके से ग्लूकोज बनना। तो बॉडी की पूरी प्रोटीन धीमे धीमे डिसॉल्व होने लगेगी और फिर बॉडी कैसे जाएगी, केवल स्केलेटन कंकाल दिखेगा कि सारी मसल्स भी खत्म हो जाएंगी। इस पूरे प्रोसेस में 1 महीने का समय लग सकता है। तो व्यक्ति को अगर केवल वाटर मिलता रहे तो व्यक्ति जो है 25 से 30 दिन तक सर्वाइव कर सकता है विदाउट फूड के। ये बॉडी की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आप सभी सर्वाइव कर जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कितने हेल्दी हैं, आपकी बॉडी मसल्स कितनी है, फैट लेयर कितना है, ठीक है। चलिए हम पहले सेकंड आपको पढ़ा दिए, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर इनुलिन भी होता है, ठीक। मेन यहाँ पर अब कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन आपसे पूछा जाता है तो आप कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन आपको पता है कि बॉडी में क्या देना है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाता है, एनर्जी देता है। अगर मेन फंक्शन आप देखते हैं यहाँ पर कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है आइदर द कार्बोहाइड्रेट या लिपिड या प्रोटीन, तो आपको पता है द कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, प्रोटीन्स, vitamins, minerals, nucleic acids. These are the main biomolecules in the body. 1, 2, 3, 4 and 5. ये 5 क्या है यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दिस इज द इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब इसको फिर से कैटेगराइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड इज यूज्ड फॉर द एनर्जी फॉर्मेशन या एनर्जी प्रोडक्शन, सो दे आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स। एनर्जी ऊर्जा उत्पादक कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज लिपिड, एंड दिस इज द बॉडी बिल्डिंग या फिर ग्रोथ के लिए, ग्रोथ प्रमोटर्स, एंड द
विटामिन एंड मिनरल्स दे डू नॉट प्रोड्यूस द एनर्जी नॉर हेल्प इन द ग्रोथ। तो क्या करेंगे, दीज आर कॉल्ड द मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हिंदी में कहते हैं उपापचयी नियंत्रक। इसका मतलब है कि ये बॉडी में ऑल द वेरियस एक्टिविटीज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एंड दिस इज द मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने आपको एक बार वो बताया था कि मेटाबॉलिज्म हिंदी में कहते हैं उपापचय। इसमें दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द कैटाबॉलिक एंड सेकेंड इज कॉल्ड द एनाबॉलिक। हम कैटाबॉलिज्म भी लिख सकते हैं, एनाबॉलिक। अब आप समझिए क्या है कैटा मीन्स होता है टू ब्रेक डाउन, क्या करना, तोड़ना। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ही तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कैटाबॉलिक प्रोसेस। एग्जांपल है रेस्पिरेशन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ बता रहा हूँ, आप उसे समझ जाएंगे। इज द ग्लूकोज, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू द CO2 एंड H2O and a lot of energy is produced, 38 ATP बनता है। This is the example of the catabolic reaction। हिंदी में कहते हैं अपचय। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स को बनाना, that is called the catabolic activity, also called the catabolism, and the respiration is an example of the catabolic process। अब आप देखिए बॉडी में दोनों रिएक्शन एक साथ चलती थी, कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। अब एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म हो। अब एनाबॉलिज्म कैसे देख सकते हैं, आप देखिए पूरी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है तो क्या हो रहा है, सिंपलर कंपाउंड्स ऐड हो रहे हैं और सिंपल कंपाउंड्स ऐड होकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। अगर हम प्लांट्स में देखें तो इस रिएक्शन को पलट दीजिए, इसको याद करिए, इसको रिवर्स कर दीजिए। 6CO2 plus 12H2O in the presence of the sunlight and chlorophyll क्या बन रहा है, ग्लूकोज। C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2। आप देख रहे हैं CO2 और H2O की सहायता से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है इससे सिंपल कंपाउंड से, दैट इज कॉल्ड द एनाबॉलिक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड द उपचयी क्रिया। ये प्लांट्स में हो रहा है, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, बायोटिक फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, हम लोग क्या है हेटेरोट्रॉफ हैं। तो हमारी बॉडी में जैसे एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड से, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द एनाबॉलिक प्रोसेस। इसी से बॉडी में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड हमको दोनों ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिपिड भी। आप कार्बोहाइड्रेट मैंने बता दिया, अब मैं आपको लिपिड बताता हूँ। लिपिड जो वर्ड है वो लाइपोस से बना हुआ है। किससे बना है, लाइपोस। लाइपोस बने होता है ऑयली या फैटी। तो आप सीधे से समझ सकते हैं कि जो तैलीय पदार्थ होते हैं, ऑयली सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड द लिपिड्स, ठीक है। तो तैलीय पदार्थ लिखा होगा बुक में, स्नेहक पदार्थ लिखा होगा, ये सब लिपिड कहलाते हैं। एंड क्या होंगे ये, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में अघुलनशील होते हैं। चूँकि लिपिड का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके केमिस्ट्री लेसन में, तो मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ दोनों का कंपेयर करके कि लिपिड में सिंपल लैंग्वेज में घी और तेल आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि हमको एनर्जी चाहिए, वीकनेस आ रही है, तो हम वीकनेस में व्यक्ति को तुरंत ग्लूकोज ड्रिप देते हैं, नॉट द वायलेंट फैट। तेल या घी की बोतल नहीं चाहते, ना खाने को देते हैं, क्या देते हैं, तुरंत इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ग्लूकोज। अब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल कई है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एज वेल एज पॉलीसैकेराइड। लेकिन फिर भी हम बॉडी को तुरंत क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं इन द ओरल फॉर्म, या तो पिला देते हैं या फिर ड्रिप लगा देते हैं। क्यों, बिकॉज ग्लूकोज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्विक एनर्जी का सोर्स ग्लूकोज है। क्योंकि जितने भी फॉर्म आपने कार्बोहाइड्रेट के देखे हैं,
चाहे वो लैक्टोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे वो सेलुलोज हो या स्टार्च हो, अल्टीमेटली ऑल द कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। सारा कार्बोहाइड्रेट अंत में इसमें कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, एंड इट गिव्स द क्विक एनर्जी, क्योंकि बॉडी में सेल के अंदर केवल ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन हो सकता है, तो क्या बनता है CO2 H2O एज वेल एज लॉट ऑफ एनर्जी। तो हमारी बॉडी को भी वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, इन द फॉर्म ATP। दिस इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी। जैसे हमारी जेब में पैसे होते हैं तो हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं, उसी तरह से बॉडी को वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो जिससे मिलती है इस मॉलिक्यूल से, दैट इज कॉल्ड द ATP, एनर्जी करेंसी। और कहाँ प्रोडक्शन होता है इसका, द ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, द सेल ऑर्गेनेल होता है इनसाइड द सेल, सो द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। वो पावर हाउस है, ये क्या है, एनर्जी करेंसी। तो ग्लूकोज क्विक सोर्स है एनर्जी का, इसीलिए हम ग्लूकोज देते हैं। जो लिपिड होता है, द लिपिड मॉलिक्यूल आल्सो मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट द रेशियो इज नॉट 1:2, ये रेशियो नहीं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है और इसीलिए CH2O का रेशियो नहीं होता लिपिड में, बट द लिपिड गिव्स मोर देन ट्वाइस द एनर्जी इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के प्रति ग्राम की तुलना में लिपिड दुगने से अधिक ऊर्जा देता है, लेकिन कब देता है, देर से देता है। हमको कोई व्यक्ति पेशेंट है, वीक है, हमको उसको क्विक एनर्जी देनी है तो हम ग्लूकोज देंगे। अगर वो हेल्दी है, ठीक है, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो लिपिड लेगा, उसको एनर्जी दुगने से ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन देर से मिलेगी, ठीक है। तो हमको क्विक एनर्जी देना है तो हम कहते हैं ग्लूकोज देते हैं। अब लिपिड में एक चीज़ अक्सर कंफ्यूज होता है लोगों को कि एक वर्ड आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बगल में सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आपने। सैचुरेटेड को कहते हैं संतृप्त वसीय अम्ल और अनसैचुरेटेड कहते हैं असंतृप्त। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड वो हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। द फैटी एसिड्स which contains only single bond between the carbon atoms is called the saturated fatty संतृप्त वसीय अम्ल, and they are कैसे होंगे, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक और विशेषता है, कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, ठीक है। अब आप बताइए कोई एग्जाम्पल कमरे के ताप पर ठोस होता है, जैसे आप पाम ऑयल है, नारियल का तेल है, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अनसैचुरेटेड, इसीलिए वो जाड़े में जम जाता है। सरसों का तेल नहीं जमता, क्यों नहीं जमता, ड्यू टू द अनसैचुरेटेड। असंतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, सो दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो सिंपल डेफिनेशन है कि कमरे के ताप पर द्रव इसलिए है क्योंकि कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसको बायोलॉजी से जोड़ना है, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, क्यों जोड़ना है कि आप अगर आपसे कोई पूछे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में विच फैटी एसिड इज मोर इसेंशियल इन द बॉडी, तो बॉडी के लिए दोनों इसेंशियल है, बट जो संतृप्त वसीय अम्ल होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये कमरे के ताप पर ठोस होता है, सो इट डिसॉल्व्स इनटू द ब्लड वेसल्स, ये डिपॉजिट कर देता है। द सैचुरेटेड फैटी एसिड ड्यू टू सॉलिड इन नेचर इट डिपॉजिटेड इनटू द ब्लड कैपिलरीज एज वेल एज ब्लड वेसल्स। तो हमारी रक्त वाहिनियों में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है, क्योंकि कमरे के ताप पर क्या है, ठोस है। और जब ये डिपॉजिट हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या, कोलेस्ट्रॉल है, तो क्या हो जाएगा, द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स डिक्रीजेस। जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं उसका जो डायमीटर है, व्यास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स द बीपी इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि नली पतली हो गई तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक का चांस बढ़ सकता है। अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेते हैं
तो ये कमरे के ताप पर लिक्विड होते हैं, दे डू नॉट डिपॉजिट इन द ब्लड वेसल्स एंड नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स डू नॉट टेक प्लेस। तो नॉर्मल रहेंगे हमारी ब्लड वेसल्स, उसमें डिपोजिशन नहीं होगा, इसीलिए हार्ट स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का खतरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और बीपी भी नॉर्मल रहेगा। तो हमको जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स ऑयल फैट के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, इसीलिए अब लोग जागरूक हो गए हैं। आपने देखा जो डालडा होता है, बनाते तो ऑयल से ही थे, लेकिन वो क्या करते थे उसमें हाइड्रोजनेशन कराते थे, तो क्या होता तेल किसमें कन्वर्ट हो जाता था, सॉलिड में। तो इसलिए डालडा का यूज़ लोगों ने कम कर दिया है, क्योंकि वो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड से क्या होता है डिपॉजिट होने लगा। ठीक, तो हमारे लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा एसेंशियल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम घी तेल नहीं खाते, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, हार्मफुल नहीं। आप सोचिए कि हमारे बॉडी में दो तरह के विटामिन होते हैं या नेचर में, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, कल पढ़ाया था आपको। वाटर जो सॉल्युबल विटामिन हैं देयर आर टू टाइप्स, कौन सा उसमें एग्जांपल बी कॉम्प्लेक्स था एंड सी। अब बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन वाटर सॉल्युबल है, हमारी बॉडी में जो वाटर है उसमें डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, जो सेकंड कैटेगरी है विटामिन की, दैट इज द फैट सॉल्युबल विटामिन। अब फैट सॉल्युबल विटामिन जो है यहाँ पर एग्जांपल है विटामिन ए, डी, ई और बी। अगर आप बॉडी में या बिल्कुल भी अपने फूड में फैटी एसिड्स या फैट या ऑयल बिल्कुल नहीं लेंगे, तो ये जो विटामिन है फूड सोर्स के थ्रू आपकी बॉडी में जाएंगे और इनका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होगा। देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो इतने जो है इंपॉर्टेंट विटामिन जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, लेकिन बॉडी में वो डिसॉल्व नहीं होंगे, कोई भी फंक्शन क्रिएट नहीं करेंगे। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर हो गई तो आपको क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस बॉडी हो जाएगी, कल आपको बताया। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर आपको हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में रिकेट्स हो जाएगा। छोटे बच्चों को जिसमें हड्डियाँ क्या होती हैं धनुष के आकार में मुड़ जाती हैं, एज वेल एज ऑस्टियोमेलेशिया टेक्स प्लेस, बॉडी क्या हो जाएगी, बोन्स पोरस हो जाती है, फ्रैगाइल। जैसे चौक यहाँ से गिरा दें तो ये टूट जाएगी, फ्रैगाइल। उसी तरह से हमारी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट या पोरस हो जाती है और फ्रैगाइल में भंगुर हो जाती है। तो 40 से 50 की एज के बाद लोग जैसे ही गिर जाते हैं तो जल्दी से फ्रैगाइल हो जाती है, बोन जल्दी जोड़ती नहीं। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि विटामिन तो हम ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी में बिल्कुल भी फैट नहीं है, ऑयल नहीं है, तो ये विटामिन वहाँ पर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से स्टेबिलिटी हो जाती है, नपुंसकता आपको बताया था। एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, ये क्या है यहाँ पर, इट इज कॉल्ड द ब्लीडर्स डिसीज। रक्त लगातार चोट लगने पर बहता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो विटामिन की डेफिशिएंसी। तो हम विटामिन तो ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हस्क ले रहे हैं, ग्रेन्स ले रहे हैं, लेकिन अगर हम फैट या ऑयल बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं तो ये विटामिन्स का हमारी बॉडी में कोई भी रोल नहीं होगा और एक्सक्रीट हो जाएंगे, इजेस्टेड हो जाएंगे, एक्सक्रीटिव मटेरियल्स के साथ बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल दोनों तरह के विटामिन को यूटिलाइज करने के लिए हमको क्या लेना है, फैट या ऑयल भी लेना है, लिमिटेड अमाउंट में लेना है। अगर एक्सेस हो जाता है तो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज आर द डेफिशिएंसी डिसीजेस। ये जितनी भी डिसीज मैंने आपको बताई है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन, वो क्या है, डेफिशिएंसी माने अपूर्णता रोग हैं। दो तरह की डिसीज होती है, एक होती है माइक्रोऑर्गेनिजम्स, तो उसको तो हम ठीक कर सकते हैं किससे द्वारा, अगर वैक्सीन दे दी जाए या फिर वैक्सीन के अलावा एंटीबायोटिक्स दे दी जाए। लेकिन ये डेफिशिएंसी डिसीज हैं, जैसे ही इस विटामिन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर दें या पूर्ण कर देंगे तो हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसी डिसीज वो ठीक हो जाएगी। अगर हम बच्चे को यहाँ पर विटामिन के दे देते हैं तो ब्लीडर्स डिसीज नहीं होती। अगर नाइट ब्लाइंडनेस का चांस है तो तो विटामिन ए की फूड हम दे देंगे तो विटामिन ए की कमी से जो डिसीज हो रही है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह से मिनरल्स की कमी से जो डिसीज होती हैं, जैसे आयोडीन है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर घेंगा होता है। हमारा जो नेक पार्ट है उसमें ये पार्ट थायराइड ग्लैंड है वो अपना आकार बढ़ा लेती है। तो ये जो ग्वाइटर या घेंगा है, अगर आयोडीन रिच फूड दिया जाए, ठीक है, सी फूड दिया जाए तो आयोडीन की कमी पूरी हो जाएगी और ग्वाइटर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसीलिए ये डेफिशिएंसी डिसीज क्योरेबल होती हैं, आसानी से ठीक की जा सकती है। अब क्या होता है, अगर हम एक्सेस ऑफ लिपिड लेते हैं तो जो एक्सेस ऑफ लिपिड है वो हमारी बॉडी में बीनीथ द स्किन सबक्यूटेनियस फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है
और एक डिसीज कॉज होती है, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी को कुछ लोग डिसीज नहीं कहते, क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं, मल फंक्शनिंग कहते हैं, क्योंकि ओबेसिटी माने मोटापा, इट इज नॉट ए डिसीज। इसके कारण से बहुत सारी डिसीज होती है। अगर ओबेसिटी हो गई, ओबेसिटी कब होगी, केवल एक्सेस ऑफ लिपिड से नहीं, हम ओवर ईटिंग करते हैं, जरूरत से ज़्यादा खा रहे हैं और हमारी बॉडी उतना फिजिकल वर्क नहीं कर रही, तो ओबेसिटी हो सकती है। अब ओबेसिटी के कारण से हमें यहाँ पर ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, वेरियस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो लिपिड जो है एनर्जी देता है, लेकिन लिपिड को भी लिमिटेड अमाउंट में लिया जा सकता है। हमारी बॉडी अगर फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रही है तो ये जितनी भी चीज़ें हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ले रहे हैं, सारी बॉडी में कंज्यूम हो जाती है। और अगर हमारा फिजिकल वर्क नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा जब पेशेंट कोई होता है तो वहाँ पर एक डाइटिशियन होता है हॉस्पिटल में, वो डाइट चार्ट बनाता है कि किस व्यक्ति को उसकी बॉडी नीड्स के हिसाब से कौन सा फूड देना है, कितने अमाउंट में देना है। तो उसे बैलेंस डाइट के अंतर्गत रखा गया, उसको फिर कभी देखेंगे। आप देखिए कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों यहाँ पर एनर्जी दे रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं प्रोटीन। ये जो प्रोटीन वर्ड है, कि जिससे बना हुआ प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब होता है फर्स्ट। जो वर्ड प्रोटीन इज मेड अप ऑफ द प्रोटियोस, मतलब फर्स्ट होता है। इसका मतलब है कि शरीर के लिए इसेंशियल है, आवश्यक। अभी जो प्रोटीन है यहाँ पर, आपको पता है कि बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत एसेंशियल होती है, छोटे बच्चों को बहुत जरूरत होती है। तो प्रोटीन यहाँ पर जिस यूनिट से बनी होती है, द यूनिट इज कॉल्ड द अमीनो एसिड्स। जैसे बॉडी में जैसे अल्फाबेट 26 होते हैं, 26 ABCD, और उनसे जो नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं उनकी संख्या होती है इन्यूमरेबल, असंख्य या इनफाइनाइट कह सकते हैं। उसी तरह से देयर आर 20 अमीनो एसिड्स इन द बॉडी, 20 अमीनो अम्ल हैं, और ये वेरियस टाइप्स से क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो क्या बनाएंगे, दे मेक द मिलियंस टाइप्स ऑफ प्रोटीन, लाखों प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं 20 अमीनो अम्ल। अगर हम अमीनो अम्ल को अल्फाबेट के फॉर्म में प्रदर्शित कर दें, बेटा हाँ बेटा वहाँ से ले लो। तो देयर आर 20 अमीनो एसिड्स इन द नेचर एंड दे मेक द मिलियंस ऑफ द प्रोटीन। लाखों प्रकार की बॉडी में जो हमारी प्रोटीन बन रही है, उसकी यूनिट क्या है, अमीनो एसिड्स। एंड अमीनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए मैंने यहाँ पर अमीनो एसिड को सिंबल दिया, फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, A1 A2 A3। अब अमीनो एसिड इज ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। जिस बॉन्ड से ये जुड़ रहे हैं उसको पेप्टाइड कहते हैं। अगर 2 अमीनो एसिड जुड़े हैं दैट इज कॉल्ड द डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ गए हैं तो ट्राइपेप्टाइड। इसी तरह से अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ करके बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन। तो बॉडी में प्रोटीन यहाँ पर ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, यूनिट होती है अमीनो एसिड्स, आपस में ज्वाइन करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब आप एक चीज समझिए कि जो हमारी बॉडी में जो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं नेचर, इन अमीनो एसिड्स में 2 कैटेगराइज किया गया है। जैसे एक को कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये अक्सर बोर्ड में पूछते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, हिंदी इसकी जो है वो थोड़ी सी क्लियर नहीं है। बुक्स में जो लिखा होता है उसके हिसाब से आप अगर नॉर्मल सेंटेंस समझ लेंगे तो गलत हो जाएगा। किताब में लिखा होता है इसको आवश्यक अमीनो, तो ठीक है, इसेंशियल को आवश्यक कहते हैं, ठीक है, एंड नॉन इसेंशियल को लिखा होता है अनावश्यक। हिंदी यही होती है अनावश्यक अमीनो एसिड, बट दिस इज नॉट करेक्ट। अनावश्यक से ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं है। द अमीनो एसिड्स विच इज सिंथेसाइज्ड इनटू द बॉडी, ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज मैन्युफैक्चर्ड हो जाते हैं, खुद निर्मित हो जाते हैं, हमें दूसरे सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, दे आर कॉल्ड द नॉन इसेंशियल। मतलब ऐसा नहीं कि हमें जरूरत नहीं है,
दे आर इनसाइड योर बॉडी, हमारी बॉडी में खुद ही फॉर्मेशन हो गया है, तो इसीलिए नाम दिया नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है, एंड द एमिनो एसिड्स विच डू नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में निर्मित नहीं हो रहे हैं, एंड हम किस पर डिपेंड हैं उसमें, फूड सोर्स पर, एंड वी डिपेंड ऑन द फूड सोर्स फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एमिनो एसिड्स, हम फूड सोर्स पर डिपेंड हैं, दैट इज कॉल्ड द एसेंशियल, आवश्यक है तो फूड सोर्स से मिलता है। तो आपको क्लियर इसको समझ लेना है कि हमारी बॉडी में जो फॉर्मेशन हो रहा है खुद, हमें दूसरों पर या अदर्स पर या दूसरे फूड पर डिपेंड नहीं रहना, दैट इज कॉल्ड द नॉन एसेंशियल। और एसेंशियल क्या है, जब हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो रही है तो हम फूड सोर्स पर डिपेंड हैं, और दीज एमिनो एसिड्स कॉल्ड द एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद विटामिन मिनरल्स हमने ले लिया था, न्यूक्लिक एसिड, द वेरी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इट्स द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक बना है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स केंद्र, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, बायोलॉजी में जो केंद्र का अध्ययन करते हैं उसको ब्रांच कहते हैं कैरियोलॉजी। कैरियन माने होता है न्यूक्लियस, लॉजी माने अध्ययन, न्यूक्लियस का अध्ययन। यहाँ पर जो न्यूक्लिक वर्ड है दैट इज कॉल्ड मेड अप ऑफ द न्यूक्लियस, हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, सो इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड नाम है, कोशिका के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ है उसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने देखा, फ्रीडरिक मिशर, फ्रीडरिक मिशर obtained liquid in first cells of WBC, WBC के या न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ WBC के केंद्र में फ्रीडरिक मिशर ने एक लिक्विड प्राप्त किया एंड नेम, उसको क्या नाम दिया उस समय, बायोलॉजी में ईयर का कोई महत्व नहीं, किस ईयर में कोई नेम इट न्यूक्लिन, इस पदार्थ को उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, बाद में एक साइंटिस्ट हुए यहाँ पर अल्टमान ने देखा कि न्यूक्लिन इज एसिडिक इन नेचर, कैसा था, अम्लीय प्रकृति का था, सो दे नेम्ड इट द न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद एक क्वेश्चन साइंटिस्ट कौशल ने कहा कि न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए, और जो यूनिट है, यूनिट इज कॉल्ड द क्या है, न्यूक्लियोटाइड यूनिट है इसकी न्यूक्लिक एसिड। अब आपको यहां पर देखिए दिस इज द न्यूक्लिक एसिड, इट इज ऑफ टू टाइप्स, DNA and RNA. The full form of the DNA is the deoxyribonucleic acid, and the full form of the RNA is the ribonucleic acid. ठीक है, the both DNA and RNA is made up of the पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इन दोनों की जो यूनिट है उसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब है हम कह सकते हैं डीएनए एंड आरएनए आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉली माने मैनी, तो यूनिट क्या हो गई, पॉली हटा दीजिए, फिर क्या बचा, न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब है डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। बहुत इजी है, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड, इट इज द यूनिट ऑफ द
डीएनए एंड आरएनए। जैसे इस कमरे की यूनिट क्या है, ब्रिक, हमारी बॉडी की यूनिट क्या है, सेल है, उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ द बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। आप शॉर्ट में ऐसे आप कर सकते हैं BST, बट इज नॉट अ पार्टी, कोई पार्टी नहीं है। न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ द बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। बेस क्या होता है, इज द नाइट्रोजनस बेस, में तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। दिस इज द नाइट्रोजनस बेस। हिंदी में कहते हैं समाक्षार, इसलिए कहते हैं कि केमिस्ट्री में हमको केमिस्ट्री के क्षार और अम्ल से कंफ्यूजन ना हो जाए, सो इट इज कॉल्ड द समाक्षार। ठीक है, समझ लीजिए। अब नाइट्रोजनस बेस इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द प्यूरिन, एक कैटेगरी होती है प्यूरिन, नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड द pyrimidine। द प्यूरिन इज हेट्रोसाइक्लिक, दो चक्रीय है। ठीक है ना, नंबरिंग कैसे करेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लीजिए नंबरिंग। 9 कार्बन के जो भी यहाँ पर बेसिस होंगे, प्यूरिन नाम नहीं, जैसे मेरा नाम मनोज अग्रवाल है तो हमको कोई कह सकता है स्टूडेंट, तो जस्ट लाइक द स्टूडेंट। एक कंबाइंड कैटेगरी का नाम है प्यूरिन। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल है एडेनिन, जिससे क्या बना था, ATP। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल A, as well as it is the guanine represented by the symbol Z. The another base is called the pyrimidine. It is monocyclic. ऐसा ये एकल चक्रीय है, मोनोसाइक्लिक है। ये कैसा था यहाँ पर, ये हेट्रोसाइक्लिक या फिर डाइसाइक्लिक भी लिख सकते हैं। अब इसका जो pyrimidine है, इट इज ऑफ 6 कार्बन। कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। और ये जो 6 कार्बन का बना हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबरिंग कैसे, ये जो मोनोसाइक्लिक है 6 कार्बन का, इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है थाइमिन, इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल T। साइटोसिन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल C, and the uracil represented by the symbol। अब there is a huge difference between the purine and pyrimidine। क्या डिफरेंस है यहाँ पर, in the case of DNA, always adenine joined with the thymine with the help of the double hydrogen bond। Adenine joined with thymine with the help of double hydrogen bond, and guanine joined with the cytosine with the help of the triple hydrogen। एक प्यूरिन और एक pyrimidine आपस में जोड़ता है। क्यों जोड़ता है, आप देखो, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। एडेनिन इज ज्वाइंट विद द थाइमिन। अगर दो प्यूरिन को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि डाइसाइक्लिक। और अगर दो pyrimidine को जोड़ देंगे तो यहाँ पर डायमीटर कुछ जगह पर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, मोनोसाइक्लिक है। इसीलिए एक प्यूरिन और एक pyrimidine ऐड होता है। और अगर हम guanine को जोड़ेंगे तो ट्रिपल साइटोसिन जोड़ेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि DNA में कि अगर इस पर एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन होगा, इधर थाइमिन है, एडेनिन है। हियर guanine इज ज्वाइंट विद द साइटोसिन एंड साइटोसिन इज ज्वाइंट विद द guanine। तो हमेशा एक प्यूरिन और एक pyrimidine। अब आप सोचोगे एक बचा यूरेसिल, तो ये DNA का केस था। अगर हम RNA देखते हैं, इन RNA adenine always joined with the uracil। देख रहे हैं, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल आ जाता है। एंड guanine इज ज्वाइंट विद द साइटोसिन एज वेल। उसी तरह से guanine साइटोसिन से जुड़ता है। तो ये नाइट्रोजनस बेस थे, दो कैटेगरी के थे, pyrimidine। वो डाइसाइक्लिक था, ये मोनोसाइक्लिक था। उसमें एडेनिन guanine एग्जांपल है, इसमें थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल एग्जांपल है। In the case of the DNA, the adenine joined with the thymine with the help of double bond, and the guanine is joined with the cytosine with the help of the triple bond. But in the case of the RNA, adenine is joined with the uracil with the
द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड guanine joined with the cytosine with the help of the triple hydrogen bond. ठीक है, हम किसमें आते हैं? शुगर पार्ट। शुगर जो मॉलिक्यूल होता है 5 कार्बन का होता है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको फॉर्मूला बताया था CH2O मींस द रेशियो ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द 1:2:1। तो शुगर 5 कार्बन की है तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? एक शुगर पाई जाती है राइबोज, 5 कार्बन मैंने आपको एग्जांपल बताया था राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। अब 5 कार्बन की शुगर का फॉर्मूला क्या होगा? राइबोज का C5 H10, ठीक है, और O5। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोज, सॉरी फॉर्मूला ऑफ द राइबोज। एंड इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोज द डीऑक्सी एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, द फॉर्मूला इज द C5 H10 O4। ओके, हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं। ये पाया जाता है इन द केस ऑफ द आरएनए। आरएनए में राइबोज शुगर होती है और ये किस में है? इन डीएनए। स्ट्रक्चर देखिए राइबोज का, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर कौन सा ग्रुप यहाँ पर लग जाता है? CH2H। बाकी सभी ने HOH लग जाता है। ये आपको बता चुके हैं, आप उस तरह से काउंट भी कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि C5H10O5 इसका फॉर्मूला पूरा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप काउंट कर लेंगे, सारे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम की संख्या काउंट हो जाएगी। इन द केस ऑफ द डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट इन द डीएनए, सेकेंड नंबर का जो OH है यहाँ पर केवल H रह जाता है, केवल, बाकी सब नंबरिंग सेम है सारी चीज। यहाँ भी उसी तरह CH2OH ग्रुप लगेगा, यहाँ पर H लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? HOH, यहाँ पर HOH में O हट गया। आप काउंट कर लेंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम हो गया है, फॉर्मूला होगा C5H10O4 इन द केस ऑफ द डीऑक्सीराइबोज। ओके, हम थर्ड पार्ट में आते हैं न्यूक्लियोटाइड के। क्या क्या था? बेस, शुगर और फास्फेट। तो फास्फेट है यहाँ पर, इसका जो सिंबल है दिस इज द PO4 डबल माइनस। H3PO4 एक एसिड होता है फास्फोरिकम, उससे 3 हाइड्रोजन हटते हैं तो यहाँ पर 3 माइनस आ जाते हैं, दिस इज द फॉस्फेट। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, हमने उसकी यूनिट बना दी बेस, शुगर और फास्फेट। ज्वाइनिंग देखिए कैसे होती है। दिस इज द बेस। अगर हमने ऐसा बना दिया 9 कार्बन का तो आप समझ जाएंगे ये प्यूरीन। प्यूरीन में अंदर आप या तो एडेनिन लिख दीजिए या ग्वानिन लिख दीजिए, ये बेस हो गया। नाउ दिस इज द sugar molecule. In the case of the formation of the nucleotide, the purine base, the 9th carbon of the purine joined with the first carbon of the sugar. Purine के केस में 9th नंबर का कार्बन शुगर के फर्स्ट नंबर के कार्बन से जुड़ता है and the phosphate is always joined with the fifth carbon of the sugar. In the case of purine, the 9th carbon of the nitrogen base joined with the first carbon of the sugar, and from the sugar, the 5th carbon, the phosphate is added. तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। अगर हम यहाँ पर पिरिमिडीन का बेस देखें, मोनोसाइक्लिक है, दिस इज द पिरिमिडीन इज द फर्स्ट कार्बन। ये शुगर है, पांचों के अंदर फॉस्फेट, केवल द फर्स्ट कार्बन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस इन द केस ऑफ pyrimidine
joined with the first carbon of the sugar and phosphate is always joined with the fifth carbon of the sugar. प्यूरीन के केस में 9वें नंबर का कार्बन जुड़ता है और pyrimidine के केस में यहाँ पर आप नाम T लिख दीजिए, थाइमिन साइटोसिन कुछ भी लिख देंगे। ये क्या बन गया यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, दिस इज आल्सो न्यूक्लियोटाइड, दिस इज आल्सो। अब अगर हमको बनाना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब वेरियस न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना। अभी तो हमने बेस शुगर और फास्फेट को जोड़ करके एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है, अब हमको कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द थर्ड कार्बन ऑफ द शुगर। यहाँ पर हमने फिर से एक शुगर मॉलिक्यूल बनाया है, शुगर के पहले नंबर से क्या जोड़ दिया, बेस, शॉर्ट में लिख दिया स्ट्रक्चर में, एंड फिफ्थ नंबर से क्या जुड़ा हुआ है, फास्फेट। ये अलग न्यूक्लियोटाइड है इतना, और ये अलग है। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, द फास्फेट इज ज्वाइंट विद द फिफ्थ कार्बन ऑफ वन शुगर एंड थर्ड कार्बन ऑफ द एडजेसेंट शुगर। फास्फेट ही मेन है, एक तरफ एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर के थर्ड नंबर से जुड़ा हुआ है और नेक्स्ट शुगर के किस नंबर से जुड़ा हुआ है, फिफ्थ से। दिस इज कॉल्ड द 3,5 लिंकेज। आपने देखा है डीएनए का स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं, दे आर 2 हेलिक्स, वन एक कैसे जाता है 3,5, दूसरा कैसे जाता है 5। तो ये जो दिस इज कॉल्ड द 3,5 लिंकेज या 5,3 लिंकेज, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए, दिस इज द डाई न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह इसमें जोड़ सकते हैं। केवल डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि प्यूरीन है या pyrimidine है, ऑलवेज जॉइंट विद द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन द थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ द एडजेसेंट शुगर। तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स मिड पॉइंट पर रहता है, एक शुगर के 5वें नंबर से जुड़ता है और दूसरे शुगर के थर्ड नंबर से जुड़ता है। दिस इज कॉल्ड द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड, ढेर सारे यूनिट आपस में जोड़ सकते हैं। दिस इज द ज्वाइनिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब एक होता है न्यूक्लियोसाइड। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। ओनली बेस प्लस शुगर, अगर केवल बेस और शुगर को जोड़ दिया जाए तो क्या बनाता है न्यूक्लियोसाइड, और अगर इसमें हम फास्फेट को ऐड कर दें तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट इज नोन एज, ओनली बेस प्लस शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड है, अगर उसमें फास्फेट जोड़ दिया तो मिलकर न्यूक्लियोटाइड। अब पूछा जाता है इसमें कि अभी जो आपने देखा डीएनए और आरएनए दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि डीएनए है या आरएनए है या दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बोथ आर द न्यूक्लिक एसिड्स, दोनों न्यूक्लिक एसिड के एग्जांपल हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। दिस इज मोस्टली या ऑलवेज भी कहीं लिखा होता है डबल हेलिकल, द्विकुंडलित होता है। जैसे आप बिजली का तार लेने जाते हैं ना, एक वायर नहीं होता, 2 वायर होते हैं, आपस में लिपटे होते हैं, तो ये हमेशा डबल हेलिकल द्विकुंडलित होता है। और ये जो आरएनए होता है वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड, एक ही श्रृंखला का होता है या सिंगल चेन का हिस्सा। एक तो ये डिफरेंस हुआ। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें, यहाँ पर जो बेस है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन आर प्रेजेंट, बट इन द केस ऑफ आरएनए द एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन के क्या जाता है यूरेसिल एंड साइटोसिन आर प्रेजेंट। 2 डिफरेंस हुए। थर्ड डिफरेंस क्या है, इट इज प्रेजेंट मेनली इनटू द, कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियस। डीएनए मेनली न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक,
और जो आरएनए है कहाँ पाया जाता है? इनसाइड द न्यूक्लियोलस केंद्रिका एज वेल एज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? केंद्रिका कहते हैं इसे, एंड इन साइटोप्लाज्म। और कोई डिफरेंस, एक और डिफरेंस है, तो डीएनए है इट इज कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। इसके लिए अलग से एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे कैसे प्रूव किया गया डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ। इट मींस क्या कर रहा है? इट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को अगली पीढ़ी तक ले जाता है। दैट इज कॉल्ड द हेरेडिटी, आनुवंशिकता। एंड द ब्रांच इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ द हेरेडिटी एंड वेरिएशन कॉल्ड द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच, हेरेडिटी इज द फिनोमिना। इनहेरिटेंस कहते हैं, हेरेडिटी कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स को कहते हैं आनुवंशिकी, दैट इज द ब्रांच जिसमें स्टडी करते हैं। और ये क्या है? इट इज द सूचना वाहक है, इंफॉर्मेशन कैरियर। ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इट इज द इंफॉर्मेशन कैरियर, सूचना वाहक। लेकिन हर चीज में एक्सेप्शन होता है, ठीक है। जैसे मेंडल्स लॉज में भी आपने देखा एक्सेप्शन, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। तो आप अगर वायरस का केस देखें तो वायरसेस में ओनली डीएनए या ओनली आरएनए होता है, दोनों कभी नहीं होते, ठीक है ना। तो या तो अगर डीएनए है तो इसका डीएनए वायरस, ओनली आरएनए का ओनली क्या है? आरएनए वायरस कहलाएगा। तो इन सम प्लांट वायरस आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। कुछ प्लांट वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्शन है। हम ये नहीं लिख सकते कि ऑलवेज डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। कुछ प्लांट वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। अब डीएनए आरएनए पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में डीएनए के फॉर्म कितने हैं। The various forms of the DNA are the aDNA, bDNA, cDNA, zDNA, ठीक है, zigzag DNA, एक्सेट्रा। डी भी है लेकिन डेली है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए जो हम स्टडी करते हैं वो bDNA। अब aDNA, bDNA, cDNA, zDNA डिफरेंस क्या है? आप देखिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द मिडिल पॉइंट। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा मानते हैं, सर डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिकल मॉडल में दिस इज द वन हेलिक्स, यहां से यहां तक एक हेलिक्स होता है, बीच का पॉइंट ये, हाफ ये और हाफ। जो वन हेलिक्स की जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ द वन हेलिक्स इज कॉल्ड द 34 एंगस्ट्रॉम। जो डायमीटर होता है उसे कहते हैं यहाँ पर 20 एंगस्ट्रॉम। इतना होता है इन द केस ऑफ द डीएनए। तो देयर आर 10 बेस पेयर इन दिस वन। एक कुंडल में 10 बेस जोड़े होते हैं। जैसे एडीन ऑलवेज जॉइंट विद द थायमीन, ग्वानिन ऑलवेज जॉइंट विद द साइटोसिन, साइटोसिन जॉइंट विद द ग्वानिन, थायमीन जॉइंट। इस तरह से 10 बेस पेयर यहाँ से यहाँ तक। दिस मींस द डिस्टेंस डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर्स इज कॉल्ड 3.4 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस इसकी आई बिटवीन द टू बेस पेयर। तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और ये जो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ पर कितने बेस पेयर और 10 बेस पेयर हो गए। इन द केस ऑफ एडीएनए, अगर आप एडीएनए देखते हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स चेंज हो जाते हैं। bDNA में देयर 10 बेस पेयर्स एंड द cDNA में देयर 8.5 बेस पेयर। एंड इन द zDNA it is known as the zigzag DNA। ये क्या है? It is the zigzag DNA। और मोस्टली जो डीएनए होता है उसकी जो वायरिंग होती है वो कैसी होती है? जैसे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है तो ये जो टू हेलिक्स हैं या दो थ्रेड्स हैं, इलेक्ट्रिक कैसे लिखते हुए हैं? क्लॉकवाइज लिखते हुए हैं। बट इन द केस ऑफ द zDNA द वायरिंग इज द एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होती है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स 12 हो सकते हैं in the one helix। So these are the various form of the DNA, only differs into the number of base pairs as well as the coiling।
हमारे में कौन सी स्टडी करते हैं, बीडीएनए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए। और जो एडीएनए और सीडीएनए है वो क्या है, आर्टिफिशियल डीएनए, सॉरी आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट होते हैं डीएनए। एंड द टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के तीन टाइप है। कौन कौन से तीन टाइप है, दिस इज एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। द एमआरएनए इज कॉल्ड द मैसेंजर, हिंदी में कहते हैं संदेश वाहक। मतलब क्या है, दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द डीएनए which carry the information from the nucleus, nucleus का डीएनए। तो mRNA is formed by the activity of the DNA and carry the information in the code form। जैसे हमारे मोबाइल के चिप में कोड के फॉर्म में लाखों सूचनाएं होती हैं, they carry the information in the code form and enters into the cytoplasm। तो केंद्रक के अंदर निर्मित होता है और वहां से कोड फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेकर कहां पर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक या सूचना प्रसारण वाला आरएनए। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज द आरएनए। आरएनए क्या है, इज द राइबोसोमल आरएनए। इट मींस इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम। एक सेल ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम, डिस्कवर्ड बाय द रॉबिन्सन इन द प्लांट सेल्स एंड द पैलेट इन द एनिमल सेल्स। ये जो राइबोसोम है, आपने मोस्टली ऐसा स्ट्रक्चर देखा है, टू टाइप्स का होता है, 70s एंड 80s। ठीक है, इट इज प्रेजेंट द प्रोकैरियोट्स एंड इट इज द यूकैरियोट्स। देयर आर टू सबयूनिट्स व्हिच इज कॉल्ड द 50s प्लस 30s। टोटल नहीं करना है तो ज्यादा हो जाएगा। एंड दीस सबयूनिट्स आर कॉल्ड द 60s प्लस 40s। तो ये जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता आरआरएनए, मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाता है किसका, राइबोसोम का। एज वेल एज ये जो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, इट फंक्शंस इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ये जो राइबोसोम की यूनिट्स है अटैच हो जाती है और वेरियस एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएनए इज द टीआरएनए, called the transfer RNA, also called the स्थानांतरण RNA, also called the soluble RNA, घुलनशील RNA भी कहते हैं। And the structure of tRNA is the clover leaf-like model, clover leaf model of tRNA, डिस्कवर्ड बाय द हॉलियन लीयर। इन्होंने डिस्कवर किया कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर टीआरएनए का। देखेंगे फंक्शन क्या है, ये जो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए है, इट सेलेक्ट्स द वेरियस एमिनो एसिड्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य से विभिन्न एमिनो एसिड को सेलेक्ट करता है एंड कैरी, उनको अपने में लटका करके कहां लाता है, इनटू द एमआरएनए चेन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन टीआरएनए का है। स्ट्रक्चर आप देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। This is the structure of tRNA. This is the anticodon attachment site. Anticodon attachment site. And this is the CCA base pair. और यहाँ पर क्या है? It is also called the amino acid attachment site. प्रोटीन सिंथेसिस में इसको डिटेल में बताएंगे। This is the variable RNA. वेरिएबल आर्म होती है इसमें। एंड दिस इज द DHU लूप। इस भुजा को कहेंगे DHU आर्म और ये जो गोला का स्ट्रक्चर कहेंगे DHU लूप। एंड दिस इज द T psi C लूप एंड दिस इज द T psi C आर्म। This is the basic structure of the clover leaf model of the tRNA, which selects the various amino acids from the cytoplasm and carried to the mRNA for the
फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। तो टोटल आरएनए का इनऑल फंक्शन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस करना, और डीएनए का फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर कि डीएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए को देता है, और आरएनए क्या करता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्ड फंक्शन ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो बॉडी के लिए प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। एक छोटा सा 2 लाइन का टॉपिक ऑफ करके इसको कंप्लीट करते हैं कि एक वर्ड आता है सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, जैसा डीएनए, दिस इज द आरएनए, इट इज द प्रोटीन। तो सेंट्रल डॉग्मा कंटेन्स द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड द रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है द्विगुणन। जब सेल डिवीजन होता है तो रिप्लिकेशन होता ही है। द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड द रिप्लिकेशन, and the formation of the RNA from the DNA is called the transcription। इसको कहते हैं अनुलेखन। तो देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ, डीएनए का द्विगुणन हुआ। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन यानी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। हिंदी में कहते हैं अनुवादकरण। ठीक है, इंग्लिश का अनुवाद नहीं करना है। ये दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड द प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेंट्रल डॉग्मा में पहले डीएनए का द्विगुणन होता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं अवलेखन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको अनुवादकरण कहते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पर कि जो HIV वायरस होता है, सबने नाम सुना एड्स का। तो एड्स क्या होता है, HIV वायरस के कारण होता है। तो उसमें क्या होता है, एक रिवर्स प्रोसेस है। किसने खोजी थी, एक साइंटिस्ट हुए टेमिन एंड बाल्टीमोर। उन्होंने एक रिवर्स प्रोसेस खोजा जिसमें आरएनए से क्या बन जाता है, ये उल्टा। ये यहाँ पर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मींस द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द आरएनए। HIV जो वायरस होता है इसका, उसमें क्या होता है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए से क्या बना लेता है, वो डीएनए बना लेता है विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम होता है दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हमेशा आपको पता है एंजाइम में एज लगता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द एंजाइम which is responsible for the formation of the DNA from the RNA discovered by the Temin and Baltimore। और ये किसमें होता है, HIV में। आपने बेस्ट एग्जांपल देखा है, जो HIV वायरस है वो RNA से DNA बना लेता है with the help of the reverse transcriptase enzyme, and this process is called the reverse transcription discovered by the Temin and Baltimore। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।